देखिए, बोर्ड की परीक्षाएं प्रतिदिन नज़दीक आ रही हैं और आप लोगों की समय छुट्टी भी है, विंटर वेकेशन टाइप। आपको जो विकल्पीय प्रश्न है अंशाल पेपर के वो हल करना है। एक पेपर आपको हम हल करा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए और इसके साइड में जितने प्रश्न बने सब प्रश्नों को संभावित उत्तर कैसे बनेंगे, कहाँ से प्रश्न आए, अगर डाउट में कोई विकल्पीय रहता है तो गलत हो जाता है। वो विकल्पीय प्रश्न के आधार तक पहुँचे कैसे आया है, तब आपको कॉन्फिडेंस होगा, तब आपको सही बने। अब देखिए कुछ प्रश्न इसके हैं, हम आपको बता रहे हैं। निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? इसमें उत्तर कौन सा है? देखो, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, डी समतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा। तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब सदैव, इसमें जो पूछ रहा है प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो आप इसको देखते हैं तो इसमें सीधा रहेगा क्या भाई? उत्तर में सीधा है। देखिए इसमें समतल में और उत्तल, इनमें समतल तथा उत्तल होता है। जो शीशा जो आप देखते हैं ये हमारे समतल दर्पण है, यहाँ आप खड़े हैं, है ना? तो ये प्रतिबिंब आपको सीधा दिखाई देता है, इधर आवाज से बनता है ना? अगर मान लीजिए दूरी 1 मीटर है तो ऊंचा करें साइड में देखिए। अगर समतल दर्पण से कोई दूरी 1 मीटर पर रखी तो उसका कितनी दूरी होगी? तो 1 मीटर है, यहाँ नहीं, उत्तर कितना है? 2 मीटर। समतल दर्पण से अगर कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 1 मीटर दूरी पर। यदि मैंने एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2 मीटर दूरी होगी, है ना? और केवल इस तक ऊंचा है तो 1 मीटर है। तो इसमें आपको विकल्प कौन सही होगा? ये विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। दूसरा प्रश्न देखिए, चित्र में 2 सर्वांगसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है। संयोजन निर्गत प्रकाश के जो चित्र की बनाएंगे, चित्र बनाएंगे तो इसमें आपका एक इस तरह का होगा, पृथ्वी है, एक उत्तल है। जब इसमें सूर्य प्रकाश पड़ेगा ये इसका अपवर्तन होगा, ये 7 वर्ग में बढ़ जाएगा। क्या भाई? 7 वर्ग में बढ़ जाएगा। और फिर से बढ़ रहा है, स्थिर प्रकाश में निकलेगी, वो केवल श्वेत प्रकाश में निकलेगी। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। जब कोई प्रकाश का किरण से गुजरेगी तो उसमें 7 रंग में फैलेगी, अब फिर प्रिज्म लगा दिया तो फिर इकट्ठा हो श्वेत हो जाएगा। तो कौन विकल्प सही हो? इसका ये विकल्प सही हो। अगला तो देखिए, किस 10 दोष के निवारण में द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है? देखो निकट दोष है, क्या प्रयोग करेंगे? निकट दोष क्या प्रयोग करेंगे? निकट दोष, इसमें कौन लेंस प्रयोग होगा? अब द्विफोक्सी मतलब होता है, द्विफोक्सी का मतलब उस व्यक्ति में निकट दोष भी है, दूर दोष भी है ना? तो उसमें दोनों फोक्सी लेंस में आपको ज्यादा दृष्टि सही है, ये सही है। अगला पता है कि भाई उत्तल लेंस के एफ तथा प्रयोग के बीच स्थित किस वस्तु में प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक छोटा तथा उल्टा, आभासी बड़ा तथा सीधा, आभासी बड़ा तथा उल्टा, वास्तविक बड़ा तथा उल्टा। अब आपको कंडीशन आती है उत्तल लेंस वाली, वस्तु आ रखी है एफ और प्रयोग के बीच में, कौन विकल्प सही होगा? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तो इसका चित्र भी आना चाहिए, चित्रवाने में इसका है क्या? तो ये सही, इसके चित्र बनाना, इससे लेंस की पूरी कंडीशन चित्र बनाना चाहिए, ये तुम्हारा सही होगा। अगला प्रश्न, एक्स में दिए गए भौतिक राशियों के मापों का मिलान वाई में दी गई भौतिक राशियों से करें तथा सही विकल्प चुने। अब देखिए इसमें आपको पूरा ध्यान, जो ओम मीटर है ये प्रतिरोधकता बताएगा, विशेष प्रतिरोध से वाट क्या हो जाएगा? वाट हमारा है विद्युत शक्ति सामर्थ्य, कूलाम किसका मात्रक है? आवेश, और ओम किसका? प्रतिरोध। तो इससे मिलाइए, पहला किसका? पहला है तीसरे से, पहला तीसरे से है, दूसरा तुम्हारा किससे है? दूसरे से है,
तीसरा तुम्हारा किससे है? 34 से है। ये तो ये आपका विकल्प सही होगा। इसमें वाट क्या है? विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। सूत्र P बराबर W/T, P बराबर W/T। इसको हम जूल में सेकंड भी कह सकते हैं मात्रक में, इसी को हम वाट भी कहते हैं, है ना। Q बराबर I/T होता है, सब आपको आगे चाहिए। अगला क्वेश्चन है भाई, 110 वाट के विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर बल्ब में प्रवाहित धारा घटती है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है? P कितना है तुम्हारा? 110 वाट। V कितना है तुम्हारा? 220 वोल्ट। सूत्र क्या लगा आपने? P बराबर V है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है आपका? प्रवाहित धारा पूछ रहा है, तो आपको I निकालना है। I बराबर हो जाएगा P/V। P कितना है आपका? P है 110, ये 220, काट दिया कितना है? 100 आ जाएगा। और 2 का भाग दोगे, है ना। कितना है 2 का भाग दोगे? तो 0.5 एम्पीयर। तो आपको ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि किसी धारावाहक लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो हमारी धारावाहिक परिनलिका होती है, तो ये एक धारावाहक चालक पदार्थ की बनी होती है जो नॉन कंडक्टर होता है ना। इसमें जो तार जुड़े होते हैं, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र इस तरह आता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की समांतर दूरी बराबर है सबकी, तो इसमें क्या हो जाएगा? समान क्या हो जाएगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? समान। समझ? चलो आगे बढ़िए। तो इसमें निम्नलिखित में कौन सजातीय श्रेणी के सदस्य? देखो सजातीय श्रेणी में बताते हैं। सजातीय श्रेणी में, तो सजातीय श्रेणी में क्रियात्मक समूह समान होते हैं। तो आप पहले चेक करिए, ये तुम्हारा जो है इसमें CH2 का अंतर है कि नहीं? सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, तो CH4 है तो अंतर हो गया। और फंक्शन समान होते, सब में यहाँ सिंगल बार लग रहा है, एल्केन लगता है, इसमें OH लगा हुआ है, तो इसमें ये और ये दोनों सही होंगे, पहला और तीसरा, ठीक है। तो पहला तीसरा किसमें है? पहले वाले, ये तुम्हारा सही हो गया। अगला प्रश्न, इथेनॉल में क्रियात्मक समूह है, तो इसमें लगा R, इथेनॉल। इथेनॉल में तुम्हारा देखो ये कार्बोक्सिलिक का हो गया, ये किसका हो? कीटोन का हो गया, ये एल्डिहाइड का हो गया, किसका हो गया? इथेनॉल। तीन विकल्प तुम्हारा सही हो गया। अगला क्या होगा? कि 1 बिलियन लाख लिटमस नीला का देता है, तो बिलियन का संभावित pH मान। अब जो ये जो होता है, तो यहाँ पर शून्य ये होता है, कितना होता है pH मान? 7 होता होगा। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय। 7 से ज्यादा होता है क्षारीय। ये तुम्हारे स्टार्टिंग में पढ़ा होगा आपने। अब ये लाल रंग कर देता है, तो pH मान कितना? 8 होता है। अगला प्रश्न देखिए, CaO प्रचलित नाम क्या है? इसके देखो 4 नाम होते हैं। प्रचलित नाम में बाजार में बिकता है, जो बाजार में बिकता है वो है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते कैसे इसको? जब हम बुझे चूल्हे की क्लोरीन से दिया कराते हैं, है ना, तो बनता है CaOCl2 प्लस H2 हो जाता है। तो इसका प्रचलित नाम बाजार में क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड भी होता है। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रश्न नंबर 13 देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो कौन सी क्रिया हो गई? ये तुम्हारी वही विस्थापन क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? विस्थापन। इसको दिखाना है जैसे, तो Zn प्लस H2SO4 कर दें, क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। तो इसमें विस्थापन हो गया, विस्थापन है, विस्थापन देखिए सही हो गया तुम्हारा। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा ये हो जाएगा क्या भाई? जिंक ऑक्साइड, ये तुम्हारा उभयधर्मी ऑक्साइड हो गया। अगला प्रश्न 14 प्रश्न की 15 ना, निम्न में कौन सा ये तो हो गया 15 वाला ना। अब अगले चलना है, निम्न में से कौन जल एवं खनिज के सर्वांगीण उत्तरदायी है? तो
ये जल और कंपाउंड का जाइलम से माने करता है। जाइलम माने जल, जाइलम माने जल और फ्लोएम माने फूड। फ्लोएम अगर करता है तो इसको बोलते हैं फूड। तो ये फ्लोएम करता है भोजन का फूड, है ना। एक जल माने जल। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम बेसिल, जाइलम पेरेन्काइमा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जल की हानि से संबंधित है तरा, जड़, जाइलम, रंध्र। तो आपको यहाँ रंध्र होना चाहिए, है ना। रंध्र क्या होता है? रंध्र में ये पत्तियां हमारे होते हैं, तो ये रंध्र का जो तुम्हारे रंध्र खोला हुआ है ना, ये तुम्हारी सहायक कोशिकाएं होती है। ये जब रंध्र सूर्य का प्रकाश आता है तो रंध्र खुल जाता है और इसमें अतिरिक्त पानी पौधे का बाहर निकलता है ना। तो यहाँ सही होगा रंध्र। अगला प्रश्न है कि 17वां, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन, एस्ट्रोजन। तो ये तुम्हारा आर्जिन पादप हार्मोन्स हो जाएगा, है ना। आर्जिन क्या है? क्या है? जिबरेलिन, साइटोकाइन में सही है ना। ये आर्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइन और 5 पादप हार्मोन्स होते हैं। तो ये तुम्हारे ये और से, ठीक है, इनमें से सभी। अगला बताओ देखिए, गुलाब के पौधों को उगाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोगी? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, फूल भवन। तो कायिक प्रवर्धन उपयोगी विधि है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए, कायिक प्रवर्धन। गुलाब के पौधे की कलियां काट दी जाती हैं और काटने के बाद इसको मिट्टी में दबा देते हैं। इसमें आखिर हार्मोन भी डाल दिया जाता है जिसके कारण इसमें कलियां निकल आती हैं, काटने से कलियां निकल आती हैं और कलम फटनी नहीं चाहिए। अगर फट जाती है तो फट जाती है। तो आपको ये वाला पेपर सही हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपका न्यूरॉन जो है ये तंत्रिका तंत्र का भाग है ना। ये ब्रक है, निफ्रॉन है, जिनमें संपूर्ण है, ब्रक तंत्रिका के भाग होते हैं। ब्रक तंत्रिका तुम्हारी ये ब्रक तंत्रिका होती है, ये ब्रक तंत्रिका इसलिए तंत्रिका चक्र आगे जरूरत है समझा। तो ये आपका हो गया भूमि संपूर्ण हो गया, है ना, ब्रक हो गया। ये आपका न्यूरॉन जो है तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जीनोटाइप शुद्ध गोल बीज को दर्शाता है? तो गोल लगा, अगर गोल लगा है तो गोल में आर राउंड हो गया, ये सही है, ठीक है। गोल लगा शुद्ध बीज ये पौधा है, शंकर है, शंकर फिर गोल लगा है तो गोल में आपका ये सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर जैव अपघटनीय पदार्थ है? तो प्लास्टिक की थैलियां, है ना। ये प्लास्टिक की थैलियां है, इनका प्रदूषण नहीं होता। प्लास्टिक अगर होता है तो ये मिट्टी में दब जाता है और इसका अपघटन नहीं होता। जहाँ दबता है वहाँ की मिट्टी को प्रदूषित कर देता है। उस मिट्टी को पानी नहीं मिलती ना हवा मिलती, तो वो मिट्टी खराब हो जाती है। ये इस समय सबसे विकट समस्या है किसकी? ये सही है, ठीक है। तो ये आपके विकल्प मैंने बताए, इन विकल्पों को अच्छे से तैयार करिए और वीडियो देखिए घर में बैठ करके और इसको सब्सक्राइब देखिए। धन्यवाद।